गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 का जो फॉर्म अप्लाई होना जो स्टार्ट हो चुका है 11 जनवरी से। तो आई थिंक आप सब फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, जो नहीं किए वो कर लीजिएगा। और इसका एग्ज़ाम जो है वो 27 फरवरी से होने वाला है। तो टाइम बहुत कम है। तो अभी भी उन लोगों के लिए जिन्होंने तैयारी नहीं किया है, तो सबसे पहला बात है, आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जिस टॉपिक से आपको दिक्कत हो रहा है, जो लग रहा है आपको नहीं आता, फिर उसको जो है आप अच्छे से पढ़ाई करें। तो बहुत दिनों से मेरे चैनल पे वीडियो नहीं आ रही थी, बट अब से रेगुलर आएगी। तो ये वीडियो में है, सबसे पहले मैं आपको साइंस का क्वेश्चन कराऊंगी 20, उसके बाद जीके का 20 कराऊंगी, उसके बाद जो है 25 क्वेश्चन हिंदी का कराऊंगी। तो टोटल 65 क्वेश्चन होगा। पीवाई के एक सेट का है, मैथ और रीजनिंग छोड़ के और इंग्लिश छोड़ के। तो ये बहुत बहुत मोस्ट जो है हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक सेकेंड इसका। तो दोस्तों देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है ना, पूरे सेट से मतलब पूरे सब्जेक्ट मिला के कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं। और मैंने खुद जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दिया, और अभी मैं गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड भी कर रही हूँ। तो दोस्तों, मुझे थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो इससे ज़रूर जो है रट जाइए कम से कम पीवाईक्यू को। और एक चीज़, हाँ, मैं डेली रात को जो है इसी चैनल पे रात को 10 से 11 बजे जीके जीएस क्वेश्चन का डिस्कशन कराती हूँ। लाइव में डिस्कस करते हैं। तो ज़रूर जुड़िएगा और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि CaOCl का साधारण नाम क्या है। तो देखिए, CaOCl का वैसे रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। और इसका जो सामान्य नाम होता है वो होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। ओके। और देखिए, और बता दें तो ब्लीचिंग पाउडर को जो है प्राप्त कैसे करते हैं। तो देखिए, जब शुष्क बुझा हुआ चूना होता है ना, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल्ट हुआ। कल्ली चूना का सूत्र क्या होता है? CaO। तो हमको CaO नहीं लेना है, बुझा हुआ चूना। CaOH का होल्ट क्या लेना है? CaOH का हॉल टू। और CaOH को हॉल टू को जब 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो हमें विरंजक चूर्ण की प्राप्ति होती। ओके। CaOH को हॉल टू को 40 डिग्री तक गर्म करने के बाद उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो हमें किसकी प्राप्ति होती है? विरंजक चूर्ण, यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा विषुवत रेखा है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए, पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो भूमध्य, एक समझिए कि जी का मान जो है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। यानी त्रिज्या जितना बड़ा होगा हमारा जी का मान उतना छोटा होगा, और त्रिज्या जितना छोटा होगा हमारा जी का मान उतना बड़ा होगा। तो यहाँ देखिए, पृथ्वी का त्रिज्या बहुत बड़ा है, तो भूमध्य रेखा पर जो है गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसका मान सबसे कम होता है। और पृथ्वी के ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि पृथ्वी के सतह पर ऊपर जाने या नीचे जाने पर जो है जी का मान घटता है, जबकि पृथ्वी की सतह पर जो है सबसे अधिक होता है। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुव और भूमध्य रेखा पर समान रहता है? बिल्कुल नहीं। भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, बिल्कुल सही। ध्रुव पर सबसे कम होता है, नहीं, सबसे अधिक होता है। ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर बढ़ता है, नहीं घटता है। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गैस के कण होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, धीरे धीरे घूमते हैं, एक दूसरे से नज़दीक होते हैं, आकार बदलते हैं। तो गैस के कण देखिए, पूरा जो आप हमारे चारों ओर गैस चल रहे हैं, तो इसके कण जो है तो बहुत हटे हटे होते हैं। इनके बीच अंतर आकर्षण बल बहुत कम होते हैं। और जो देखिए, सबसे पहले सबसे ज़्यादा दूर जो होता है वो गैस का कण होता है, उससे थोड़ा जो कम दूरी पर होता है वो द्रव का, और सबसे कम जिनके बीच में अंतराण्विक स्थान बहुत कम ना के बराबर, वो तो हमारा ठोस होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्टेट का नियम किसने दिया था। तो देखिए, ऑक्टेट का नियम जो है हमारे जो है पीरियोडिक टेबल से संबंधित है, बोले तो आवर्त सारणी से संबंधित है। जिसमें ऑक्टेट का नियम ये बताता है कि पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के बिल्कुल समान होता है, उसके सारे गुण। इन्होंने दिया सारे, गामा, पौधा, निशा। और इनका जो ये ऑक्टेट का नियम जो लागू होता है वो कैल्शियम तक, यानी कि 20वें नंबर के धातु तक ही लागू होता है। और ये दिया किसने था? तो ये न्यूलैंड ने दिया था। किसने दिया था?
न्यू लैंड नहीं दिया था, तो अच्छे से आप जो है इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर। अगर किसी ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकेंड तथा आवृत्ति जो है 1700 हर्ट्ज हो, तो तरंग दैर्घ्य का मान कितना होगा? तो देखिए, तरंग दैर्घ्य बराबर फॉर्मूला होता है C/F। तो तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है, तो C जो होता है हमारा ध्वनि में जो है ध्वनि की चाल होती है, तो ध्वनि की चाल कितना दिया है? 340 बट्टा क्या दिया है? 1700 मीटर। ओके, तो हमारा मीटर पर सेकेंड बट्टा मीटर से मीटर पर सेकेंड से बट्टा हर्ट्ज। तो ये दो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 17 का 17, 17 दूनी 34, तो 1/20 हमारा आ गया। और ये हमारा किस में आया है? मीटर में। लेकिन हमें पूछा क्या रहा है? सेंटीमीटर में। तो मीटर में 100 से गुना कर देंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। एक सेकेंड क्या होता है? लैम्डा बराबर C/F। C हमारा है 340 बट्टा 1700 हर्ट्ज। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 17 का 17, 17 दूनी 34, 1/20 गुने 100, जीरो से जीरो दो पची तो 5 आ जा रहा है। एक सेकेंड, 50 का जो है आपका ये सही होना चाहिए। C/340 बट्टा जो है वो हमारा 1700 आएगा। एक जीरो से एक जो 17 का 17 10 होगा, सॉरी 17 दिन, तभी से गलती में काट रही थी। तो 1/5 आएगा, और 1/5 को जो है हम किससे गुना करेंगे? 100 से। तो 5 दूनी 10 यानी 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। सभी प्रोकैरियोटिक जीवों का डाइस किंगडम के अंतर्गत रखा जाता है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में हम अंतर करते हैं। तो यूकैरियोटिक में वैसे जीव जंतु आते हैं जिनमें वास्तविक केंद्रक सेल्यूलोज सेल्यूलोज नहीं, वास्तविक केंद्रक राजधानी माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे बड़ा बात होता है केंद्रक हो, वो यूकैरियोटिक में आएगा। जिसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक में आएगा। तो इसमें आ जाएगा हमारा मोनेरा। मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में आता है। मोनेरा के अंतर्गत जैसे एग्जाम्पल होता है जीवाणु होता है, नीलहरित शैवाल होता है, साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ये सारे जो है इनमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, अतः इनको जो है प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है? इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है? तो फूलों की अक्षीय स्थिति, फूलों का शिखर स्थिति, बीज पत्रों का हरा रंग, या बीज का झुर्रीदार आकार। तो देखिए, फूलों की अक्षीय स्थिति जो होता है, मटर के फूलों की अक्षीय स्थिति एक प्रभावी लक्षण है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का अंतर संबंधित है। तो न्यूक्लियस मतलब केंद्रक से। अगर केंद्रक है तो यूकैरियोटिक, केंद्रक नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और अनवीकरणीय जिसका एक बार समाप्त होने के बाद पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, वो अनवीकरणीय हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा हमारा सूर्य का प्रकाश। बाकी लकड़ी, कोयला, पेट्रोल ये सब जो है अनवीकरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? दोस्तों, ग्रीन मफलर जो है हमारा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ओके, तो इसके अंतर्गत जो होता है उच्च ध्वनि वाले क्षेत्र में जो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जो है सड़कों के किनारे किनारे वृक्ष को जो है लगाया जाता है, क्योंकि इन वृक्षों में जो है ध्वनि का तरंग अवशोषित करने की जो है वो क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हुए कहलाते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुगुणिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? वो हो जाता है DPT, डी फॉर डिप्थीरिया,
P4 पेर्सुएला और T4 जो होता है टेटनस, यानी DPT का टीका दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक उपधातु है? तो सोडियम हमारा धातु, मैग्नीशियम धातु, सल्फर जो है धातु, सिलिकॉन जो है हमारा एक उपधातु है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीय तापन के लिए कौन सी गैस जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो भूमंडलीय तापन के लिए जो मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस उनमें CO2 हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन कि निम्नांकित में कौन त्वरण का मात्रक नहीं है? तो देखिए त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो मीटर दूरी को बताता है और सेकेंड जो है समय को। तो किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये भी हो सकता है क्योंकि किलोमीटर दूरी का मात्रक है। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर भी हमारा दूरी को दर्शाता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर तो ये ऐसा ही मात्रक हो ही गया, तो बच कौन गया? ये किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना था बट सीधे सेकेंड दिया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है कि निम्न में कौन सी क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि में सहायता की थी? तो देखिए खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि में सहायता की थी वो हरित क्रांति, और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ओके, और दोस्तों इन क्वेश्चनों का डिस्कशन के लिए आप मेरे साथ रात के 10 बजे से 11 बजे तक लाइव में जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूलैंड्स का संबंध किससे? तो देखिए पीछे भी सेम क्वेश्चन था कि अष्टक नियम किससे संबंधित है? न्यूजीलैंड से। तो इसमें हो जाएगा न्यूलैंड का संबंध किससे? अष्टक नियम से। यानी एक क्वेश्चन को ही 2 बार दिया गया, अगर वो जिसको नहीं आता होगा तो ये भी छूट गया होगा। अगला क्वेश्चन है किस रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है और नीला रंग का तरंग धैर्य, बैगनी रंग का तरंग धैर्य जो था वो सबसे कम होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है वो वाट होता है। क्या होता है? P बराबर W/T इसका जो है फॉर्मूला होता है, जहाँ जो W है वो कार्य तो 1 जूल बट्टा 1 सेकेंड भी होता है। P बराबर कभी कभी ऐसे भी दिया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर और साइंस का आखिरी क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक वो एम्पियर होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने साइंस के 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम जीके जीएस का 20 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम हिंदी का जो है 25 क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो पेशेंस से वीडियो में बने रहिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मेरा भी चैनल बहुत नया है, तो प्लीज़ आप सबके हेल्प की बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब देखते हैं जीके में हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो देखिए इसमें से तेल का जो सबसे बड़ा राज्य है ना वो असम है। असम का जो डिगबोई क्षेत्र है ना वो आपका तेल, वहाँ पे तेल डिगबोई जो है वो महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? तो देखिए लोकतंत्र में कल्याणकारी की राज्य की जो संकल्पना है वो संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बागमती परियोजना बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो बागमती परियोजना बिहार के जो है सीतामढ़ी जिला से संबंधित है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो देखिए दोस्तों विश्व की जो है 17.5% जनसंख्या जो अकेले भारत में निवास करती है, और वैसे 2011 की जनगणना के अनुसार तो भारत दूसरे स्थान पे है जनसंख्या मामले में, बट वैसे अभी जो है आपका प्रथम स्थान पे आ गया है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 25 से 28 चर्चा है इसका। संपत्ति का अधिकार ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है क्योंकि इसे जो है 78वें संविधान संशोधन 1944 के द्वारा जो है इस संविधान के मौलिक अधिकार से हटाकर जो है इसे कानूनी अधिकार 300 भाग 12 और अनुच्छेद 300 के अंतर्गत जो है रख दिया गया था। समता का अधिकार ये हमारा 14 से 18 है, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से जो 22 है, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? तो वो था अमेरिका, USA। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो वह है भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम जिसकी स्थापना होती है 1965 में।
इसकी स्थापना भारतीय खाद्य निगम की स्थापना होती है 1965 में, और यह एजेंसी जो है भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन काम करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका जो साइंटिफिक नाम होता है वो पोवोक्रिस्टस होता है। क्या होता है? पोवोक्रिस्टस होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का सबसे प्रमुख है? तो देखिए, चावल का सबसे प्रमुख उत्पादक देश जो है वो चीन है, लेकिन भारत दूसरे स्थान पे है, तो पहला स्थान पे चीन हो जाएगा, और वही पूछ रहा है। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो नाजी पार्टी जो है वो हिटलर का जो है जो पार्टी है, और उसका जो चिन्ह था वो था क्या? स्वास्तिक चिन्ह था। क्या था? एक क्वेश्चन इसमें छूट गया है। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक होगा? निर्धनता बिल्कुल नहीं, अशिक्षा बिल्कुल नहीं, विषमता बिल्कुल नहीं, तो विकास जो है वो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सहायक होता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, जर्मनी की नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था जो स्वास्तिक था, और जर्मनी का तानाशाह कौन था? एडोल्फ हिटलर, और नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह में इसे 1920 में जो है अपनाया गया था। 79 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की का गठन कब किया गया था और किसकी अध्यक्षता में? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को लाला लाजपत राय जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मपनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों दूरियों को दर्शाया जाता? तो विषय तुलनात्मक तुलना करके ही हम किसी को सेंटीमीटर और किसी को मीटर में दर्शाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 81 नंबर क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तो अब्दुल मजीद ने बताया था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था, जिसने अब्दुल मजीद के जो है बताए गए रास्ते पे आया, और वो सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, जहाँ पे जो उसका भव्य स्वागत जो है जमोरिन ने किया था। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है? मैं एक चीज़ आपको अच्छा समझाती हूँ। देश में संसद होता है, राज्य में विधानमंडल होता है, इसमें भी 2 सदन होते हैं, इसमें भी 2 सदन होते हैं, इसमें एक लोकसभा, इसमें एक राज्यसभा, और विधानमंडल में एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद सिर्फ 6 राज्य में ही है, बाकी राज्यों में नहीं है। तो देखिए, इसमें जो विधानसभा में जो हमारा सीट होता है वो 243 है, वर्तमान समय में विधान परिषद में 75 है। तो निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो विधानसभा वाला को निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं 243। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है वो अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, और उन्हीं ने जो है 14 सूत्री योजना को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? परिवहन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। सड़क द्वारा जाते हैं, वायु मार्ग से जाते हैं, जल से जाते हैं, लेकिन पर्वत से जाते हैं? बिल्कुल नहीं जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा सबसे पहले 20 क्वेश्चन था, किसका हो गया? साइंस का। 20 क्वेश्चन जीके को हो गया। टोटल हमने 40 क्वेश्चन कर लिया, और इस सारे क्वेश्चन को बार बार देखना है, वीडियो को बार बार देखना, बार बार देखना, क्योंकि एक बार देखिएगा तो हो सकता है आपको आधा क्वेश्चन याद हो, कुछ भूल भी जाएगा, तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो रटा होना चाहिए। तो चलिए अब हिंदी की तरफ चलते, उसके बाद जो है क्लास की जो है वो समाप्ति हो जाएगी। ओके, तो अब हिंदी क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चोर चोर मौसेरे भाई लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? एक पैसे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं, उसी को बोलते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। दही बारा में कौन सा समास समास है? तो देखिए, दही बारा, दही का बड़ा या दही वाला बड़ा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, और ये कर्मधारय समास को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? देखिए, दही बारा या दही का बरा होता है। यहाँ जो पूर्व पद एवं उत्तर पद के बीच जो है उपमान व उपमेय की संकल्पना की गई है, तो ऑब्वियसली कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन है कि उदित उदम गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसेउ संत सरोज हर्षे लोचन भृंग में कौन सा अलंकार है? हमसे ये पूछा है। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में जो है रघुबर बाल को पतंग और संत को सरोज बताकर उपमान का उपमेय के बीच जो है चर्चा किया गया, तो ऐसे अलंकार को हम रूपक अलंकार के रूप में रखते हैं। तो ऑप्शन टी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाई अपूर्व स्थिरता मृदु वायु ने भी मानो, जैसे ही मानो, जानो, मनहु आदि शब्द आ जाए, मानो, मनो, मानहु, जनहु, जानो, ऐसे शब्द आ जाए, सीधे डायरेक्ट उत्प्रेक्षा अलंकार मारेगा, वो हमारा 100% सही होगा। तो देखिए, एक चीज़ और मैं आप सबको बता दूं हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने बता दिया था कि आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसके बाद आपको अलंकार पढ़ना ही पढ़ना है, रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है, समास पढ़ना है, वाक्य पढ़ना है और शब्द शक्ति पढ़ना है। इतना चीज़ को आप यूट्यूब से सर्च करके पढ़ लीजिए। गुरु जी वर्ल्ड अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनसे आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुम मिठाई नहीं खा सकते, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? तो तुम मिठाई नहीं खा सकते, तो किसको बोल रहा है? तुमको। यहाँ पे तुम क्या है? तो करता है, तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा कर्तृवाच्य। वाच्य भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये देखिए, इसको वीडियो को आप रोक कर ये पूरा जो है पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही छूट गया, ओ सेट, उधर ही क्वेश्चन था, सॉरी सॉरी, यहाँ क्वेश्चन है मनुज का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन है मनुज का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, मनुज का जो अर्थ होता है मानव होता है, मनुष्य होता है, मनु की संतान। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे आप वीडियो को रोक करके आप गद्यांश जो है पढ़ लेना। श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति का, श्रोता या पाठक शक्ति का कोई नया अर्थ बतावे। रस किस, मतलब श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति का कोई नया अर्थ बतावे। शब्द शक्ति है, मैंने आपको बताया शब्द शक्ति भी पढ़ना है। लक्षणा है, अभिधा है या व्यंजना है। तो रस तो है शब्द शक्ति में आता ही नहीं है, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, ऐसे शब्द जो चमत्कार से चमत्कार वाली शब्द बता रहा है, तो ऐसी शब्द जो है हमारा व्यंजना शक्ति कहलाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश के लिए शहीद हुआ सुभाष सच्चा देशभक्त था, रेखांकित शब्द में कौन सा पद बंद है? तो देश के लिए शहीद हुआ, तो देश हमारा कौन सी संज्ञा? तो जातिवाचक संज्ञा है, तो ये संज्ञा पद बंद है। तो 103 का आंसर हो जाएगा संज्ञा पद बंद। अगला क्वेश्चन है कि आज जन्म में कौन सा समास है? तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि आज जन्म में जो है अव्ययी भाव समास है, क्योंकि जो है समास विग्रह पूरा करेंगे। आजन्म यानी कि जीवन तक या पूरा जीवन, इसके पूर्व पद अव्यय एवं उत्तर पद जो है वो संज्ञा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 105वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन वाक्य शुद्ध है? उसका प्राण उड़ गया, देवी पर अक्षत छीटा, 5 बैल को लाओ, आपके दर्शन हुए। तो आपके दर्शन हुए जो हमारा शुद्ध है, बाकी सारा जो है वो अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द सामूहिक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो गिरोह, ये भी हमारा समूहवाचक संज्ञा, दल, सभा। लेकिन सैनिक जो है ये हमारा समूहवाचक संज्ञा नहीं है, जबकि ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यशोदा और कृष्ण के चित्रण किस रस की प्रधानता होती है? तो रस पढ़ लीजिएगा। तो यशोदा और कृष्ण जब भी होगा तो प्रेम का होगा, और प्रेम को का जिसमें भाव होता है उसको बोलते हैं वात्सल्य रस। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 108 नंबर की छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है कि नीच इंसान को सुंदर वस्तु की प्राप्ति। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है यानी गलत है? दूध में कौन गिर गया, ऐसे थोड़ी होता है, यही सबसे पहला अशुद्ध हो जाएगा कि दूध में क्या गिर गया, ये होगा ना कि दूध में कौन गिर गया। ओज गुण की विशेषता से संबंधित कथन है। तो देखिए, ओज गुण की विशेषता से संबंधित गुण है ट वर्गीय व्यंजनों का आधिक्य, सामासिक पदावली का प्रयोग, वीर रस की व्यंजना, समस्त नव रसों का व्याप्ति। ये नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिस अलंकार में विरोध के अभाव में भी विरोध का भास होता है, वो कौन सा अलंकार होता है? तो होता है हमारा विरोधाभास अलंकार। किस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं? तो मैंने आपको बताया अलंकार, छंद, रस, तारा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें किसमें जो 14 छंद होगा, तो आपको जो है गिन लीजिएगा और आपको पता चलेगा कि इंद्र वज्रा जो है वो समवार्णिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में 14 वाला पूछ रहा है ना, तो वो बसंत तालिका में होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है
कि गूलर का फूल होने का मुहावरा का अर्थ होता है बहुत दिनों के बाद दिखना, यानी लापता हो जाना जो है वो गूलर का फूल का अर्थ होता है। छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहते हैं? तो छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को जो है वो यति कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अ, हमारा है कि सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या है? तो सर्वोत्तम का संधि विच्छेद होता है सर्व जोड़ उत्तम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो में अलंकार ढूंढे। तो संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो में कौन सा अलंकार है ये? तो देखिए, इसमें जो है बार बार स और घ की मतलब रिपीट हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा आपका अ, अनुप्रास अलंकार होना चाहिए ना। अ, अनुप्रास नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, समर युद्ध की स्थलीय मैदान के रूप में प्रत्यक्ष वर्णन किया गया और ऐसी तुलना में जो है वो रूपक अलंकार होता है। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी ईवे पंडित में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, माया दीपक नर पतंग में जो माया को साक्षात जलती हुई दिए के समान तथा नर को कटी पतंग के से तुलना की गई है। पंक्ति में दो व्यक्ति वस्तु के बीच प्रत्यक्ष समानता व्यक्त जब करता है तो वह हमारा रूपक अलंकार के अंतर्गत आता है। सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, सब में सन्नाटे, तो सन्नाटे का भी बात कर रहा है, कुछ बोलने का भी बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और बस दो ही क्वेश्चन बचे हैं, तो उसके बाद जो है वीडियो की समाप्ति हो जाएगी। कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? कौन सा जो है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो देखिए, पंचानन, जिसका अर्थ होता है पांच आनन, अर्थात भगवान शंकर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से व्यंजना शक्ति से संबंधित कथन नहीं है, ये पूछ रहा है। तो व्यंजना शब्द शक्ति से निष्पन्न अर्थ को व्यंग्यार्थ करता है। देखिए, आप नहीं पढ़े होंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसीलिए शब्द शक्ति पढ़ लीजिएगा। व्यंजना शब्द के मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ देती है, बिल्कुल सही है। व्यंग्यार्थ को धन्यवाद भी कहते हैं, ये भी सही है। व्यंग तो बच कौन गया? ऑब्वियसली ये हमारा एक ही बचा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाए। तो दोस्तों, हम लोगों ने कितना क्वेश्चन किया? 20 + 20 + 25, टोटल हम लोगों ने 65 क्वेश्चन किया। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।